नमस्कार सभी को। आज के संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज चर्चा कर एक बहुत ही आम व्याधि की यानी सर्वसाधारण व्याधि की, जो महिलाओं में यानी फर्टाइल एज एज की महिलाओं में साधारण तौर पर किसी महिला को कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ता है। और इसका प्रिवेलेंस या रेशियो अगर देखेंगे महिलाओं में, तो ये 5% तो होता ही है। इस पर आज का जो हमारा व्याधि है वो है पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, या इसको पीएमडीडी भी कहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल डायसार्थिक डिसऑर्डर के इसको बोला गया है। पीएमएस आज जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है, आज सोसाइटी में सामान्य रूप से जो लड़कियां है जो अभी अभी जिसको प्यूबर्टी या मेंसेस स्टार्ट हुआ है, ऐसे मतलब कम उम्र की इन लड़कियों में पीएम सिम्टम बहुत ही ज्यादा तीव्र होते चले जा रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं आज की हमारी लाइफस्टाइल या बाकी सारी भी चीजें थे, जैसे आज मॉडर्नाइजेशन, सोसाइटी, कल्चर चेंज है, और जिस प्रकार से महिलाओं को घर में रखा जाता है, इसके कारण भी कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन या पुरुषों के हार्मोन का स्तर थोड़ा ऊंचा होता चला जा रहा है। मतलब एक सब कुछ अलग लेवल पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो हार्मोन मतलब ये तो कारण होता ही है, बिल्कुल पीएमएस में भी वही होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, मैं थोड़ा इसको एक कंसेप्ट के रूप में भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम इसको आयुर्वेद इसे कभी देखते ही नहीं मेंस्ट्रुएशन को। जस्ट वी थॉट ओनली अबाउट द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। इसका एक्चुअली आई एग्री कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, these two female hormones are much more important during all period of life, like during the puberty, during pregnancy, the sutika, and during menopause too. एंड एक्चुअली इसका बहुत ही ज्यादा लाइक थोड़ा भी अभी आप थोड़ा मतलब इस पे भी विचार करेंगे ना, जैसे मैंने मेनोपॉज को था कि किताब के बारे में भी बताया था, उसमें भी मैंने कई सारे चैप्टर्स ऐसे डाले हुए थे। तो जब वो मैं तैयार कर रही थी तो उसमें भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सारे जो फिर महिलाओं में डायबिटीज हो गया, वेट गेन हो गया, ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन के कारण है। यानी एस्ट्रोजन जैसे कम होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं डायबिटीज को लेकर बाकी तो ठीक है, गलत खान पान वगैरह वो तो होना ही है, कफज प्रकोज वगैरह वगैरह, बट कहीं ना कहीं तो ये नेचुरल भी है एक हद तक अगर सोचा जाए कि होना, डायबिटीज होना, वेट गेन होना, ये भी इट्स क्वाइट नेचुरल। आप बिलीव नहीं करेंगे, बट जैसे जैसे मेनोपॉज की एज आती है उसके बाद साल में 1 आध किलो वजन बढ़ना तो नॉर्मल है। यानी आप जैसे कि आप थोड़ी बड़ी उम्र की हो जाती है तो कहीं ना कहीं 3-4 किलो का वेट गेन, ये बहुत ही ज्यादा फिजियोलॉजिकल भी आप इसको मान सकते हैं। इस प्रकार से कई सारे ऐसे बदलाव हमारे शरीर में, हमारे जीवन के अलग अलग काल में होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी व्याधियां भी नेचुरल है, ऐसा मेरा मतलब तो अनुमान रहा, और ऐसा मेरा एक ऑब्जर्वेशन भी है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा कुछ मतलब ये नहीं है कि लाइक में तो हाँ लाइक डायबिटीज हुआ, शुगर निकली तो क्या करे, कैसे करे। इस प्रकार से मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती थी। चलिए आगे बढ़, बस आपको ये समझाती हूँ कि जो महिलाओं का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किस प्रकार से डिवाइड हुआ है ना। तो देखिए, सब मेंस्ट्रुअल फेज की बात करते हैं, यानी रजकाल। रजकाल ये वाटर डोमिनेंट है, जिसमें अपान वायु की गति होती है, जो जिस गति के कारण ही रजस्राव शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा काल है ऋतुकाल। ऋतुकाल जो हम लोग 12-14 दिन ऐसे आचार्य बताते हैं, जिसको हम मानते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टाइल पीरियड ओवुलेशन। यानी इसीलिए मैंने कल भी बताया था कि हम लोग जब बस्ती देंगे, कुछ भी आपको जो भी देना है ना नरिशिंग के लिए, या जैसे आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी आपको ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बिल्कुल ये इट इज कफर डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ, ये कफर डोमिनेंट वाली फेज है महिलाओं की। ऋतुकाल आगे, जैसे ऋतु व्यतीत काल। ऋतु व्यतीत काल यानी सिक्रेटरी फेज, ये डोमिनेंट है पित्त। तो ये एवरेजली अगर देखा जाए तो 16 से लेकर 8 डेज तक, यानी मेंस्ट्रुअल का फर्स्ट डे आने तक का जो पीरियड है, इट इज सिक्रेटरी पीरियड, लाइफस्टाइल इट्स डोमिनेंट एंड विच इज क्वाइट डोमिनेंट ऑफ पित्त दोषा, ये डोमिनेंट है पित्त दोषा का। एंड एज वी ऑल नो दैट कि बिल्कुल ही पित्त काल है, देखिए काल है, एंड पित्त इज टाइप ऑफ तेजा। एंड सो दैट कि यहाँ पे इस काल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेम्परेचर बेसल जो मेटाबॉलिक रेट बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा
0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसको मतलब मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट करता है। ये जो उन्होंने बताया ना ल्यूटियल फेज में, तो वही बताया कि 1 डिग्री से टेम्परेचर रेज होता है। तो हमारे यहाँ भी वही बात बताई गई कि पित्त डोमिनेंस का, यानी पित्त तो बिल्कुल उष्ण गुण वाला है ही। और और फिर थर्मोजेनिक इफेक्ट जो होगा शरीर पर, ड्यू टू दैट नॉरएपिनेफ्रिन एंड इपिनेफ्रिन, प्रोजेस्टेरोन, या जैसे पित्त बना है, तो इस ये जो काल है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, ये भी इसी काल में प्रोबेबली डेवलप होते हैं। जैसे कि आचार्य शारा, पित्त और वात वृद्धि का काल है। एंड सो कभी कभी जैसे हमने भी देखा है ना कि पित्त पंगु है, कफ पंगु है, वायु को ज्यादा महत्व दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें आता ही है, इसीलिए पित्त वायु को हमें यहाँ पे देखना है। एंड अभी मैंने कल ही आपको यवक्षार बताया था, तो यव अल्सो, ये भी बिल्कुल लाइक यहाँ मैं बताऊंगी कि यवक्षार का खाना या बार्ली का उपयोग करना मेंस्ट्रुएशन के लिए, मेंस्ट्रुअल पेन रिलीव करने के लिए भी काफी अच्छे से मदद है। और ऐसे कई सारे फॉर्मुलेशंस को हम लोग आगे मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से पीएमएस में हम अलग अलग टाइप के जो ये है वो कैसे हम लोग उपयोग। अभी चलिए आगे बढ़ते, इसमें हर एक दोष प्रकृति या हर एक दोष का क्या लक्षण होगा। अभी पेन तो होना ही है, पेन तो बिल्कुल रहेगा। जब ये अगर वात टाइप का पीएमएस है, यानी वात प्रभावित है, जिस महिला की वात प्रकृति हो या जिसमें वात दोष का डोमिनेंस है, जिसका खान पान वात दोष से रिलेटेड, तो उसमें लो बैक पेन रहेगा, कटिशूल रहेगा, एब्डोमिनल पेन भी रहेगा, कभी कभी आत्मान आटो, बहुत ज्यादा विचार करना, अनिद्रा और मूड का बदलाव, वात के लिए लक्षण मिल जाएंगे। पित्त में भी वही होगा, जिसे पेन तो होना ही, बट पेन के साथ जब थोड़ा हॉट फ्लैशेस या गर्मी लगना, तेज पेशाब में थोड़ी हो रही मानो, या गर्मी बहुत हो रही है, घाम आ रहा है, एंड देयर इज अ टेंडरनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रहा है, और जी मचल रहा है, थोड़ा बर्निंग के जैसे लग रहा है, कि वो बोल रही है कि नहीं मुझे इंडाइजेशन के जैसे लग रहा है। अभी कफ टाइप की बात करेंगे तो इसमें भी टेंडरनेस होगा। और कफ टाइप में जैसे कफ की गुरुता के कारण अधिक आलस, निद्रा आना और नॉजियाटिक फीलिंग होना, ये भी कॉमन बन जाता है। तो ये मैं आपको डोमिनेंट दोष के अनुसार पीएमएस सिम्टम बता रही थी। हम लोग इसी प्रकार से विचार करेंगे कि इस टाइप के स्पेसिफिक डोमिनेंस आपको मिल रहे वात पित्त कफ, तो उनमें हमें वही विचार करना होगा कि हम लोग वात का शमन कैसे करें, पित्त का शमन कैसे करें, वगैरह वगैरह। आयुर्वेद बात करेंगे, सो व्हाट इज एग्जैक्टली पीएमएस। आयुर्वेद में कहीं पर भी पीएमएस एज ए डिसीज नहीं मिला, बट जैसे मैंने अभी बताया कि चरक सुश्रुत एवं वाग्भट ने इसको जैसे डिवाइड किया है दोष जनित फेज में, उसी प्रकार से ये बताया गया है। ये कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न आज युग की देन है, इसे मुझे लगता है। जैसे ये प्रोबेबिलिटी दे कैन बी कोरिलेटेड विथ ऋतु व्यतीत कालज पित्त वात वृद्धि, यानी ये वात या जैसे जो भी बदलाव है, या ये कॉमन है, ये कोई व्याधि नहीं है ऐसे अगर देखा जाए तो। बट बिल्कुल जैसे आज इसका प्रमाण काफी बढ़ गया है, जैसे आज जो क्षमता है हमारे अंदर की वो कम हो रही है कहीं ना कहीं, तो हम लोग इसकी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने देखा ना कई बार तो इतना मतलब फुल होता है कि कई महिलाओं को छुट्टी लेकर घर पर रहना पड़ता है, काम भी नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इसको ट्रीट करने की भी बिल्कुल बात आती है, इसको ट्रीट भी करना। इसीलिए मैं आज यहाँ पे डिस्कस करी, हालांकि ये विषय बहुत कॉमन है। तो और लड़कियों की बात आती है तो फिर माएँ बहुत व्यथित हो जाती है कि कैसे मैनेज करें। तो सिम्टम्स बताती हूँ मैं कि भूख चेंज होना, सर में थोड़ा दर्द होता है, एंड फटीग थकान से जैसे, और इमोशनल इज एक सिक्स्थ से है ना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। कई बार महामारी के आने के 3-4 दिन पहले ही एक तो डेट हमें पता होती है, बट इसके साथ भी कभी कभी जिनका इरेगुलर पीरियड रहता है उनको भी पता चलता है कि 2-3 दिन में कुछ पीरियड आने वाले हैं। कैसे पता चलता है? पेट में कुछ भारीपन लग रहा है, इमोशनल अपसेट लग रहा है, और चिड़चिड़ापन, इरिटेशन बढ़ जाती है, नींद नहीं आती ठीक से, खाने का भी थोड़ा सा मतलब जो भी तरीका होता है वो भी बदल जाता है, एपेटाइट में भी चेंजेस आते हैं, गर्मी सी लगती है। कई बार जो पित्त जनित जो भी लक्षण है, हेडेक हो गया या कुछ विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो गए, वो भी सारे दिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये पीरियड वाले हैं। तो इस प्रकार से ये पीएमएस सिम्टम्स में ये सारे लक्षण हो सकते हैं। ये डिफर भी होते हैं, जैसे शुरुआत के प्यूबर्टी के दिन है या मेनोपॉज की वाला है, तो उसमें भी ये बदलाव होते ही। अभी जनरल रिकमेंडेशन तो जैसे मैंने बताया कि पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज डोमिनेटेड बाय वात दोष, इट इज गवर्न बाय
तो हमें वात का शमन बिल्कुल ही करना है। तो आप ऐसी दिनचर्या बताइए जिसमें स्नेहन, स्वेदन, वात शमन, जैसे भरपूर मात्रा में दूध, घी, जो नेचुरली वात का शमन करते हैं। फिर घी डालना नाक में आ गया, घी का सेवन आ गया, खान पान में ऐसे भी गुप्तपान करा सकते हैं। के साथ स्नेहन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और फटीग, थकान दूर हो जाएगी। पित्त शमन करता है घी, तो हेडेक भी कम हो जाएगा। एंड अगर मलावस्तंभ की शिकायत, तो आप इसको कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल है, इसका भी आप चम्मच पान को भी दे सकते हैं, या कभी कभी लाइक कपड़े पर लगाकर भी उससे भी किया जा सकता है। ऐसे कई सारे मतलब नुस्खे हो सकते हैं जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। नाभि पूरन करवा सकते हैं एरंड के तेल से, नाभि पे हल्का सा चमन या मसाज कर सकते। अगर लड़की है तो लिमिटेशन आते हैं, अगर महिला है तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम लोग डेट के पहले ही उसमें मात्रा बस्ती में कुछ लाइक कटी पिच्चू का लेना हो गया या स्नेहन का स्टार्ट करना हो गया। मैंने बहुत सारे इसमें बताया था, बहुत सारे लोगों को इसका रिजल्ट भी मिला है। योगराज गूगल जो एक सिंपल रसायन है, हम लोग योगराज गूगल को केवल वात के लिए ही सोचते हैं, बट मैं बताऊं योगराज गूगल इट्स अ ग्रेट रसायन फॉर स्त्री रोगा। गर्भाशय का ये बल्य करता है, बल्य काम करता है, गर्भाशय को बल देने का काम करता है, रसायन है। एंड योगराज गूगल आप माहवार 7 दिन अगर स्टार्ट करती है 2 बीडी, तो इट्स वेल एंड गुड। बिल्कुल लाइक ना कहीं ये, जैसे मैंने बताया, पित्त और वात डोमिनेंट फेज है, इसे कम करना है। और बाकी तो प्रिवेंशन के लिए भी, जैसे आपने जो भी आपका एक्सरसाइज का पैटर्न रहा हो, नींद पूरी लेना, खान पान में कुछ गड़बड़ी ना करना, वगैरह वगैरह, तो सारे ये लोग बताते रहेंगे। आजकल तो हाइड्रेशन करो, ये करो, बहुत सारे ऐसे नुस्खे। बट ये तो ठीक है, ये तो आजकल सभी लोग जानते हैं, मतलब लोग आजकल इतने सारे गूगल सर्च करते हैं, इंटरनेट का इतना प्रयोग करते हैं, तो उनको काफी सारी बातें पता होगी। इससे भी हमें आगे बढ़कर विचार करना होगा। अगर हम लोग वैद्य हैं, हम लोग कुछ लाइक इस हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं, तो हमारे पास और कुछ अलग विचार जरूर होने चाहिए, है ना। तो ये मैंने आपको बताए थे कि ये सारे पेन, वाटर रिटेंशन, कुछ न्यूरो सिम्टम्स, बिहेवियर सिम्टम्स भी हो जाते हैं, जिसमें इंसोम्निया बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें अलग अलग, अगर जैसे मैंने संप्राप्ति के रूप में बताया था, वात पित्त या ये ऋतु से मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे, तो जो सेरोटोनिन होता है ना, जो न्यूरो का काम करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको सिक्रेट करती है। और ये सेरोटोनिन जो है ये ल्यूटियल फेज के दौरान कम होता है, इसका सिक्रेशन। एंड लाइक मतलब कहीं ना कहीं इसको हैप्पी हार्मोन या ये बहुत ही मूड का काम करता है ना सेरोटोनिन। एंडोर्फिन्स जो होते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं उस समय में कम होते हैं। तो देखिए कितना मतलब हमारे शरीर में हार्मोन्स का रोल कितना बड़ा है। और ये हार्मोन को नॉर्मल रखने में हमारा मस्तिष्क काम करता है, यानी कहीं ना कहीं रजत तमगुण को कम करना, और मस्तिष्क और ब्रेन को हम लोग सात्विकता की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो भी है वो कम होते जाएंगे। सो लाइक देर आर वैरायटी ऑफ सिम्टम्स, वैरायटी ऑफ ये रहेंगे आपको। और इसमें इनके साथ साथ अलाइड जो सारे पैथीज है, योगा और बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट मैनिपुलेशन, ये भी सारा कुछ आता ही है। और क्योंकि कई लोग तो इतने भी हो चुके होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी ड्रग लिए जाते हैं, और लाइक पेन किलर, मेफ्टाल्समाज्म हो गया, साइक्लोपाम हो गया, वो भी बिना बताए पेशेंट अपने आप से लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको लगता है, उनकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई ना कि मुझे लेना ही है टैबलेट, उसके बिना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। सो विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर वो जाकर वो ले ही लेते हैं। बस हमें यहाँ पे यही विचार करना है कि किस प्रकार से इस सारे लक्षणों को, वातिक पित्तिक सभी को हम काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने युवराज गूगल का उदाहरण दिया, वैसे ही आप मात्रा बस्ती, दशमूल तेल की, शतपुष्पा की, बला अश्वगंधा की, या चंदन बला वाला। इसमें चंदन बला बेस्ट रहेगा क्योंकि पित्त शमन करता है। बट अभी जैसे अगर बहुत ही क्रॉनिक मेंस्ट्रुअल पेन है या पीएमएस सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट रेडी होगा। अगर थोड़ा सा एक दिन का पेन है, तो पेशेंट को रेडी करने में बहुत ही ज्यादा हमें प्रयास करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आप करो मात्रावस्ती, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मात्रावस्ती के लिए पेशेंट रेडी है, तो यू कैन स्टार्ट मात्रावस्ती बिफोर 5 डेज, 7 डेज, वट एवर प्रिफरेबल। बट मैं ये बताऊं, अगर कोई पेशेंट पीएमएस एंड इनफर्टिलिटी आती है, तो इसको अगर मात्रा बस्ती देते हैं, तो उसको आगे फर्टिलिटी में भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए वो आप उसको कन्विंस करना ही आपकी जिम्मेदारी होगी पेशेंट को। ठीक है। अभी इस मात्रा बस्ती हो गया, पहले हम लोग विरेचन भी करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया पित्त डोमिनेंट फेज है, तो आप इसको क्लासिकल विरेचन दे सकते हैं, या फिर
चूर्ण स्टार्ट करिएगा, आम पाचक वटी स्टार्ट करिएगा, उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। योगराज गुगुल स्टार्ट करें, दशमूलारिष्ट का स्टार्ट करें। इससे भी काफी अच्छे से ये हो सकता है। नेक्स्ट मैं घृतपान बता रही थी, तो यू कैन स्टार्ट घृतपान टू। आप घृतपान भी स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा घृत का पान करेंगे? अशोक घृत, दाड़िम घृत। अशोक क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये पूरे को रेगुलर करने में अच्छा काम करता है। दाड़िम घृत क्यों? दाढ़ी में पित्त का शमन बहुत अच्छे से करता है। फर्टिलिटी का इश्यू है तो फलघृत का भी पान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। घृत तो घृत है, उससे पित्त शमन होगा, स्नेहन तो होगा ही, क्योंकि इसमें घृत का अंश है। बट जैसे हम लोग पेशेंट की बाकी कंडीशंस को देखते हुए इसका इवन सिंपली जैसे लड़कियां हैं तो उसमें घर का जो खाने का घी होता है ना, वो भी आप गर्म करके थोड़ी ज्यादा मात्रा में 20 ml 30 ml की मात्रा में उसको पिला दिया, पंचगव्य भी तो भी चलेगा। नाभि पूरन आप स्टार्ट कर सकते हो पहले से ही, आप पादाभ्यंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ अगर स्टार्ट हमने कर दिया पहले, जिसमें हमारा ज्यादा ये जो रहेगा वो पित्त और वात के शमन पर रहेगा, ऐसी सारी चिकित्सा पद्धति या कल्पों को आप अपना सकते हैं। फिर जो भी आपके जैसे ये होगा, कंफर्टेबल जो भी सुटेबल लगेगा वो आप इसमें दे सकते हो, है ना। जैसे इसमें बहुत अच्छा शतपुष्पा का बहुत अच्छा रोल होता है, तो शतपुष्पा चूर्ण भी गर्म पानी सकते हैं। इसमें आप शतपुर पुष्पा के साथ त्रिफला चूर्ण भी दीजिएगा, आंवले की चूर्ण डाल दीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे से इफेक्ट देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ जैसे कषाय है, द्राक्षादी कषाय है, वो आप 50 से 60 ml मॉर्निंग में खाना खाने के पहले दे सकते हैं। इसमें और भी सारे कषाय है, दशमूलारिष्ट मैंने बताया, कल्याण कषाय करके एक आता है जो आपको देना है। मॉर्निंग में ये देंगे द्राक्षादी, और जो कल्याणक है वो रात में भी आप दे सकते हैं खाना खाने। अगर आप एक साथ दो कषाय यूज करें तो एक मॉर्निंग में दीजिएगा, एक इवनिंग में दीजिएगा। आप जैसे क्षीरबला की कैप्सूल आती है ना 101, वो भी आप दिन में सवेरे एक, दोपहर को एक, रात में कैसे 3 1 TDS भी दे सकते हैं। और एक इसमें जैसे क्षीरबला के साथ अगर रासना चूर्ण आप ऐड करते हो, बहुत ही अच्छे से इसमें ये मिल सकता है आपको। और फिर इसी के साथ हमें जो पेशेंट को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा रजस्वला परिचर्या की तरफ। परिचर्या का अगर वो पालन करे तो वो ज्यादा मतलब बेहतर होता है। बट जैसे आज के इसमें थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, लोग इतने आसानी से रेडी नहीं होते इसके लिए। सो आई थिंक इस प्रकार से हमें ये करना पड़ेगा। धानवंतर गुटिका एक बहुत अच्छा है, ये आप दे सकते हैं। एक्सटर्नल थेरेपीज भी करनी है इसमें। आप जैसे मैंने बताया साइकोलॉजिकल सिम्टम्स काफी होते हैं, तो इसके लिए ब्राह्मी वटी, मानस मित्र वटी का इसका प्रयोग कर सकते हैं। घृत की बात आ रही थी तो सुकुमार घृत भी बहुत अच्छे रिजल्ट। सुकुमार घृत आप पहले से स्टार्ट करिएगा। इसमें आप काढ़े जैसे है, बाकी सारे देवदार वैदी है, फिर सप्तसार कषाय करके भी एक आता है, वो का भी है। वैसे आप जो भी रसायन, आम्ल की अवलेह हो, द्राक्षा अवलेह हो, च्यवनप्राश अवलेह हो, वो भी चलवा सकते हैं। पेशेंट को इसके साथ कुछ मूत्र शिकायत होती रहती है, तो उसमें चंद्रप्रभा वटी बेस्ट तरीके से काम करती है। पेशेंट को 5 दिन पहले से ही थोड़े वात स्थान पर अधोष कंट्रोल करने वाले पवन मुक्तासन, बद्ध कोणासन, पद्मासन, विच शुड बी फॉलोड बाय शवासन, ऐसे आसनों को करने को बताइएगा, है ना। मतलब अगर पहले से वो स्टार्ट कर दे ऐसे आसनों को तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा होता है। मैंने जैसे बार्ली की बात की थी, सो आप पेशेंट के खान पान में गेहूं का रोटी के रूप में और जो भी रूप में अवेलेबल हो सकता है उसको आप भरपूर मात्रा में ये करें। पेशेंट को भरपूर मात्रा में जैसे पित्त शमन कर डाइट में जैसे अनार है या दूध है, दूध का सेवन जरूर करवाते रहिए। घी दूध का सेवन बिल्कुल करिएगा। थोड़ा इसमें हम भले वो थोड़ा सा उनका है बट स्टिल दे आर गुड। ऐसे अगर हमें पॉसिबल हो तो शीत मसाले जो है जैसे जीरक वगैरह है उसका भी करा सकते हैं। एलोवेरा का बहुत अच्छा इसमें, एलोवेरा का जेल आप पानी के साथ भी पीने को भी खाने को भी लगा सकते हैं पेशेंट को। पहले 5 दिन से स्टार्ट करेगा। कुमारी का भी बड़ा अच्छा रोल होता है ना सारे प्रवृत्तियों के लिए, तो वो भी इसमें चलवा सकते हैं। ऐसे कई सारे फॉर्मेशन है, कई सारी बातें हैं जो बहुत आसानी से यहाँ पर हमारे लिए मतलब बहुत अच्छे से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से रिजल्ट भी हमें मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ जीरक अध्यारिष्ट, जीरक का जो काढ़ा है होकर मैं हमेशा बताती हूँ वो दिया जा सकता है। इस जीरक में आप धनिया, मेथी, अजवाइन ऐसे भी थोड़े से मसाले डालेंगे तो उसमें भी अच्छा है। अगर मैंने जैसे मैंने कुछ
मैं बताया था ना वात डोमिनेंट पित्त डोमिनेंट, तो इसमें ना वात डोमिनेंट अगर हो तो आप चाय जैसे पिलाते ना, चाय पीते तो उस चाय में दशमूल आधा चम्मच डालिएगा, आधा दशमूल की पाउडर, और गर्म पानी जैसे डालते वैसे कराकर उसको वो चाय दीजिएगा, दशमूल ट्री। बहुत बेहतरीन। एक तो चाय अगर पीते हैं तो वात शमन, यानी चाय का वात का शमन, यानी गर्म चीजें है तो वो वात शमन करवाएगा। तो इसमें आप वात डोमिनेंट अगर है तो दशमूल की चाय बनवा दीजिएगा। एलोवेरा जेल, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालिएगा, और ये 3 दिन में 3 बार उसको खाने को लगाइएगा। पित्त की बात आती है तो हम सुकुमार घृतम, या इसमें भी आप एलोवेरा जेल पीने को खाने को दे सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा क्यूमीन डालिएगा। और कफ टाइप के अगर है तो इसमें हम लोग एलोवेरा जेल भी देंगे, बट क्या डालना होगा, थोड़ा उष्ण गुण वाला त्रिकटु इसमें डाल दीजिएगा, है ना। फिर पेशेंट को रात को सोते समय गाय का घी इंस्टिल करने को लगाइएगा इन द नोस्ट्रिल, 5 ड्रॉप ऐसे अगर वो कर लेते हैं तो दिस विल स्टिम्युलेट टू रिलीज द सेरोटोनिन, और बाकी मैंने जो हार्मोन बताया ना उसको रिलीज करने के लिए ये काम करेगा बहुत अच्छे से। फिर कैस्टर ऑयल का आप लोअर एब्डोमिन पर थोड़ा हल्का पैक, ऑयल पैक, एक कॉटन लीजिएगा, इसमें कैस्टर ऑयल डुबो दीजिएगा, जैसे पीछू रखते हैं ना प्रकार से, ये कॉटन से सोक हुआ जो ये है वो हम लोग एब्डोमिन पर लगेंगे, लोअर एब्डोमिन पर, और उसको थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड करके उस पर एक कपड़ा बांध देंगे, तो ताकि एयर एंड तेल का काम वहां पे एब्डोमिन पर अच्छे से हो। थोड़ा गर्म गुनगुना अगर हो तो ये ज्यादा और प्रिफरेबल रहेगा, या उसका बेहतर से बेहतर इसमें ये होता है। नेक्स्ट में इसमें जैसे अलग अलग जो हम ये बनाते हैं ना, प्रोसेस्ड क्षीर पाक बनाते हैं। दूध आपने ये लिया, उस दूध में पुनर्नवा गोक्षूर बला ये और अश्वगंधा डालकर इसका शिद्दत क्षीर पाक बनाकर वो भी देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से पेन कम करने के लिए, डिप्रेशन एक्शन को कम करने के लिए, बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए काम करता है। इसमें एक मैंने हमेशा भी बताते रहती हूँ, सैफरॉन, केसर, केसर जरूर डालिएगा, बिकॉज केसर में जो भी सारे तत्व है वो जाकर एंटी डिप्रेशन भी कराते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, दे रियली हेल्प फॉर पीएमडीडी। पीएमडीडी के लिए भी वो, ये जो पेरीमेनोपॉजल प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम है उसके लिए भी काफी अच्छे से ये मदद करता है। इसमें आप इसका केसर युक्त जो भी है उसका जरूर आप उपयोग करके देख सकते हैं, है ना। ये एक प्रकार से पित्त वात जनित की कंडीशन है, सो इसको इसी प्रकार से हमें वात पित्त के हिसाब से ही हमें मैनेज। और किसी का कुछ इसमें विचार हो तो वो भी आप बताते रहिएगा, और क्या यूज करती है वो भी बताते रहिएगा, इसमें आपका क्या विचार है। और मैंने योगा का बताया था उसमें वो भी काफी है, शीतली प्राणायाम करवा सकते हैं। जटामांसी का भी एक बहुत अच्छा है मैम, जटामांसी का सिंपल जटामांसी चूर्ण, यव चूर्ण यवक्षा जटामांसी दोनों मिलकर दीजिएगा, बहुत अच्छा है। आप जो मैंने क्षीरपाक बताया था ना उसमें भी जटामांसी डाल सकते हैं, जटामांसी बहुत अच्छे से काम करता है, जटामांसी चूर्ण प्लेन। यष्टि मधु को भी आप यूज करेंगे, वो भी काफी बेहद लाभदायी होता है। सो पीएमएस यानी साइकोसोमैटिक इमोशनल आउटबर्स्ट बिफोर द एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हम इसको बोल सकते हैं। और इसको हम बहुत अच्छे से आयुर्वेद के विचार से बहुत अच्छे से हम इसे मैनेज भी कर सकते हैं। और किसी का कुछ विचार होगा तो प्लीज आप इसमें ऐड ऑन करिएगा। बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आप लोग सभी यूज करते रहते हैं, डॉक्टर हनुमंत जी, डॉक्टर सुवर्णा जी, और किसी का कुछ विचार हो तो जरूर बताइएगा। तो बाकी तो सिम्टोमेटिक मतलब ये रहेगा इसमें। बोलिए मैम। संपदा जी, शशि जी, मंदाकिनी जी, अंजू, डॉक्टर अंजू बोलिए, गरिमा जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते, बोलिए बोलिए। मैम आपने इसमें शतपुष्पा का बताया ना, शतपुष्पा पाउडर सीधा मीन्स इसको यूज करना है पाउडर बना के। शतपुष्पा का चूर्ण कर सकते हैं मैम, पहले दे सकते हैं आप, या मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, जो इनफर्टिलिटी विद पीएमएस
हो ना, तो इसमें समय पर ओवुलेशन होने के लिए शतपुष्पा तेल की मात्रा बस्ती दी जा सकती है ऐसे, क्योंकि वो ये है ना शतपुष्पा मतलब इसमें मदद करते हैं ना, आर्तव जनन भी है ना वो, तो जैसे अमेनोरिया में हम करते हैं ना, इस प्रकार से। बोलिए अंजू, बहुत दिनों के बाद, और कुछ केस हो तो बताइए डॉक्टर अंजू। ऐसा है मेरा। हाँ बोलिए ना। मॅडम शतपुष्पा काड्याचा मात्रा हाँ बसते का जी, तेलाचा? 40। तेलाचा मॅडम, काढायचा नाही, नाही काढायचा नाही देऊ शकत. ऍक्च्युली काढा मात्रा बस्तीमध्ये काढा आपण सांगितलंय, पण वापरत नहीं, कोई ज्यादा यूज नहीं करता. और देखिए ना, इसमें मैं बताऊं, लड़कियों में जो मतलब ड्राई खाने की आदत है, पैकेट्स वगैरह, पाकड़ा फूड, इसके साथ भी वृक्ष गुण के कारण भी पेन काफी बढ़ता है, वो भी है आजकल के इसमें पेन के लिए. धनिया, धनिया का कांड भी अच्छा रहता है. मेथी का मैंने मेथी फ्लैक्सीड डालकर शतावरी सब कुछ, चंद्रप्रभावटी भी चला दीजिएगा, ये सभी पर काम करती है ना. बाकी बहुत सारे ऐसे जैसे ब्राह्मी का, जैसे मैंने दशमूल का चाय बताया ना, वैसे आप किसी का भी बना सकते हैं, ब्राह्मी का, किसी का, गुरुची का, जो भी आपको रिलेटेड सिम्टम लग रहा है उसको लेकर जो भी द्रव्य आप चॉइस करेंगे ना, उसका आप करिएगा. वेट, अभी इसमें भी काफी सारी बातें आती है, वैसे तो वेट बढ़ गया हो तो वेट को मैनेज करें, क्योंकि कई फैट टिश्यूज जो होते हैं वो भी डिस्टर्ब कर देते हैं एस्ट्रोजन लेवल को, है ना. और फिर बोन, अभी बोन के ऊपर भी इसका परिणाम होता है. लो एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा कम होना यंग एज में, वो भी ठीक नहीं है. मैम बोलिए, गरिमा जी, शुभ्रा जी, डॉक्टर सुवर्णा, आप क्या यूज करती है, बोलिए आप कैसे पीएमएस को. मॅडम विरेचन कुठल्या ड्रगनी करायचं? विरेचन तुम्ही क्लासिकल करायचं असेल तर क्लासिकल के लिए फिर त्रिफला घृत का स्नेहपान करा कर, और आरगवत कोई भी चलेगा, विरेचक पट्टी चलेगी, आरगवत चलेगा, या फिर अभयामोदक चलेगा, तिरुतावले चलेगा. अभयामोदक सकता है, या फिर जैसे आप डेली बेसिस पर करना चाहती है तो अभिपति का चूर्ण ही चला दीजिएगा. बट अगर मतलब क्रॉनिसिटी है पेशेंट में, काफी पेशेंट की बहुत ही क्रॉनिकली है, तो फिर वहां पे हमें क्लासिकल विरेचन का ही अच्छा रहेगा, स्नेहपान देकर ही करे तो अच्छा रहेगा. त्रिफळा घृत आणि कुठले मॅडम? त्रिफळा घृतनी स्नेहपान द्यायचं. हो की, पण आणखी कुठलं वापरू शकतो? त्रिफळा त्याच्यानंतर समजा तसं इन्फर्टिलिटी रिलेटेड असेल तर फलघृत का पान भी कर सकते हैं, दाड़िम का भी घृत घृत करिएगा, महातिक्त करिएगा, पंचगव्य करिएगा, पित्त शमन होता है ना, वो सारे घृत यूज कर सकते हैं पित्त शमन वाले. तिक्त महातिक्त तो बेस्ट है, इवन मतलब हमेशा के लिए वो तो अच्छे ही काम करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पित्त डोमिनेंट स्टेज मानी गई है ना, इसीलिए. नमस्कार मैम। नमस्ते, बोलिए मैम, बोलिए. मैम जैसे विरेचन जब देते हैं तो प्रधान कर्म में मैम कभी मुझे ऐसे एक दो बार ऐसे मिला है कि जैसे हम त्रिव्रत अवलेह
और आरक आदि कषाय का कराते हैं प्रधान कर्म काढ़ा बना के। तो हम्म। मैम वॉमिटिंग हो जाती है पेशेंट को। क्या हो जाती है? मैम वॉमिट कर देते हैं मतलब ना हाँ, प्रधान वोमिट कर्म। करते कभी कभी हाँ जी। होता है, होता है। तो मैम फिर कैसे करें मैम? त्रिफला क्वाथ देती हूँ फिर उसके बाद तो मैम हम्म। त्रिफला क्वाथ से तो नहीं होता है मैम, अगर त्रिव्रत नहीं रवि होता और है। त्रिफला क्वाथ दें। लेकिन मैम आरक अभया आदि से मोदक हो यूज जाता है। किया कभी आपने? अभया मोदक? नहीं मैम, अभी हम मोदक नहीं किया मैम। अच्छा। अच्छा। कुछ कुछ लोगों में ना मैम एक्चुअली मतलब वो एक ये क्या बोलेंगे इसको, मिथ्या योग ही बोलेंगे हम लोग। अगर विरेचन नहीं हो रहा है और उल्टी हो रही तो वो मिथ्या योग हो गया उसका। जी मैम। तो कहीं ना कहीं स्नेहन ठीक से नहीं हुआ है, ऐसे हम बोलते हैं। उसके कारण होता है, किसी किसी की प्रकृति होती है उसके कारण होता है, किसी को सूट नहीं होता है, इरिटेशन होता है। तो वोमिटिंग आने के कई कारण होते हैं, एक आध वोमिटिंग हो गए नहीं घबराना चाहिए। अगर दो तीन हो जाते तो फिर कहीं ना कहीं हमें कुछ उसमें ये करने की जरूरत पड़ जाती मैम एक ही बार होता है मतलब मैम सम्यक स्नेह के है। हाँ लक्षण हो जाते हैं जब घृतपान कराया तो सम्यक स्नेह हुआ मैम। फिर उसके हाँ। बाद में स्नेहन छेदन कराया। फिर हम्म। जैसे मैम प्रधान कर्म करा तो एक एक वॉमिटिंग जरूर होता है, जैसे ही मैम पिलाया अच्छे से हम्म। गुनगुना करके ही पिलाते हैं मैम। पर फिर भी मैम एक वॉमिटिंग होती है। होता है, कभी कभी होता है। हम्म। तो मैम फिर तो से आप मैम उसको तो पढ़ा पता देना है। चाहिए। जी यस, मैम। मैं एक बार विरेचन पढ़ा देती। नहीं, फिर उसको अपने को भी ऐसे कुछ दिया फिर, लाइक वोमिटिंग ना हो करके का थोड़ा सा चूर्ण चटाया या फिर कुछ ऐसे आमलकी का चूर्ण क्या किया, फिर वैसे कैसे मैनेज किया? मैम फिर तो मैंने त्रिफला क्वाथ पिलाया थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद तो होना फिर स्टार्ट हो गया था मैम। अच्छा। अच्छा, त्रिफला कितने क्वाथ वेग आते हैं नॉर्मली आप जब करती हो तो? तो मैम 11-12 तक आ जाते हैं मैम ऐसे पेशेंट में। नहीं मैम, नॉर्मली तो अगर हम पिलाते हैं तो फिर तो मैम त्रिफला क्वाथ में अगर हम त्रिव्रत अवले दें 30 ग्राम हम्म। एक हम्म। बना के मैम, तो फिर मैम आराम से 15-20 तक आ जाते हैं फिर। अच्छा। जी मैम। रेडीमेड कुछ आपने विरेचक वटी वगैरह का उपयोग नहीं किया कभी? इच्छा विधि नहीं। रस मैम रखा है अगर जरूरत पड़ती है। हाँ, थोड़ा, हाँ। ठीक है। जी मैम। एक बार मैं उसको ना अच्छे से पढ़ा देती हूँ विरेचक, एक एक ठीक है करके मैम। सारे थोड़े से प्रोसीजर फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। मैम इसमें जी हिंगू मैम। का। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। कोई बात नहीं मैम, आप बताइए फिर मैं दूसरा हिंगू का पूछ भी लेती हूँ। अच्छा रोल रहता है, हिंगू का तेल या हिंगू को ना थोड़ा सा चाय के रूप में यूज कर सकते हैं, या आप छाछ अगर पिलाते हैं पेशेंट्स को इसके दौरान पेन कम करने के लिए तो उसमें हिंगू जरूर डालें, बेस्ट रहेगा हिंगू का भी। पेन किलर, क्योंकि हिंगू शूल प्रशमन है ना, तो अच्छा रहेगा इसका प्रयोग। बोलिए बोलिए मैम अभी। हाँ जी। मैम जैसे आजकल यंग गर्ल्स भी आती हैं 12-13 ईयर से, जैसे स्टार्ट होता है पीरियड्स मेनार्के में, तो हाँ, उनके मैम पीरियड्स जैसे स्टार्ट हुए और उससे 3-4 महीने तक मैम किसी के नहीं होते हैं नहीं बिल्कुल भी। होते हैं बिल्कुल। यस। तो छोटी गर्ल्स होती है तो मैम मदर्स आती है तो क्या सही रहेगा मैम देने के लिए, क्या हम मैम कैसे वो? इसमें सच में बताऊं क्या, इसमें सच सबसे पहले तो लाइफस्टाइल करेक्शन ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि छोटे उसके बच्चे बिना होते हैं भी ना। छोटी लड़कियों के लिए बहुत बार ऐसे होता है। हाँ बट ना जी। खान आदतें, वेगा और रोध, ये सारे हेतु वहां पे मिल जाते हैं। उसमें हम लोग लाइक बस्ती तो नहीं देते हैं, फिर विरेचन के लिए भी पेशेंट रेडी नहीं होता है, तो लाइफस्टाइल करेक्शंस और उस डाइटरी मॉडिफिकेशंस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी वजह से। लाइक घी का सेवन करवाना, छाछ का सेवन करना। शुरू में 1 साल तक आप ट्रीटमेंट मत करो, मेरा ये सजेशन रहेगा। बिकॉज ड्यूरिंग दिस डेज हार्मोन्स में भी इन द फ्लक्चुएशन स्टेज में रहते हैं, तो कभी कभी कुछ कुछ लड़कियों में रेगुलर मेंस के लिए 1 आध साल का समय लगता है। जैसे हम लोग शुद्धिकावस्था में भी बोलते हैं ना कि पीरियड नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 साल भी किसी को नहीं आते तो इट्स नॉर्मल। तो यहाँ पर भी गड़बड़ ना करते साल तक पेशेंट को हम रेगुलर होने में समय दे सकते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट वी हैव टू करेक्ट द लाइफस्टाइल और मॉडिफिकेशंस जो जैसे भले धीरे धीरे थोड़े थोड़े ही ना क्यों वो करवाना जरूरी लगता है मुझे। और फिर जैसे मैंने ये बताया ना कुछ नुस्खे, जीरा ये ऐसे कर करके, नाभि पूरन करके, अभ्यंग करके, हल्का सा पीछू, लाइक ऐसे करके, कटी पीछू हो गया,
ऐसे करते करते हम लोग उसके शरीर में दोषों का बैलेंस करवाएंगे, दोषों का पैसिफिकेशन करवाते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और फिर जैसे वो थोड़ी बड़ी हो जाती है 16 साल के बाद वाली, और फिर से कंटिन्यू उसको वैसे ही हो रहा है, तो फिर जाकर ट्रीटमेंट करो, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि देखिए ना, मतलब 12 साल में या आजकल तो जल्दी है, तो कहीं ना कहीं जो एनाटॉमिकल डेवलपमेंट्स होनी है, फिजियोलॉजिकल इमोशनल सेटअप मेकअप होना है, वो नहीं हो रहा है। इसके कारण भी पीएमएस होता है। तो जस्ट लेट, मतलब सेट होने दीजिए ना उसको, उस समय तक वेट करें, और फिर जाकर हम लोग प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्लान करें। आपको क्या लगता है, बताइए। बोलिए मैम। मंदाकिनी, संपदा, बोला। मैम सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही होना भी चाहिए। अब आई थिंक मैम इसमें ना कृमि की चिकित्सा भी हमें ऐड कर देनी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम वो आती है तो इस कंप्लेंट के साथ में तो कृमि की चिकित्सा और साथ में तात्या वगैरह हमें इंक्लूड कर देना चाहिए, विद करेक्शन ऑफ दिनचर्या चाहिए जो भी है। बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट है। भी नहीं करते मैम, तो उसको थोड़ा सा संतोष रहेगा कि हाँ कुछ दवा मिल गई है मैम। हाँ, इसीलिए मैंने वो सारे बाकी भी आप जैसे ना, दाढ़ी मावले ह, कुष्मांडावले ह, और कृमिघ्नचिकी अवले खिलाते रहिए ना, ये मतलब कैसे पोषण भी करवाता है, शरीर का धातु का बल भी ठीक होता रहेगा, पित्त का शमन भी होगा, और उसको भी सेटिस्फाइंग होगा कि चलो मेडिसिन चल रहा है, जैसे आपने बोला वैसे। और मैम संपदा जी आप भी बोलिए, शशि जी आप भी बोलिए। कैसे विचार करें? और सुनीता जी आप भी बोलिए, सुनीता पा। मैम ये घरेलू जो मैंने बताया ना, वो काफी हमें फायदेमंद होते हैं। हम लोग उसका इतना नहीं करते, बट सच में मैं बताऊं, सच में फायदेमंद होते हैं ये सिंपल वाले जो है। सो डोंट गो विथ फैंसी मेडिसिन, डू सिंपल। बोलिए बोलिए और बोलिए। मैम इस स्टेज में ना पित्त एग्रीवेटिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, फिर वो चाट, समोसे या सॉसेस बहुत सारे होते हैं ना। अब ऐसे ये रिपीटेड लगता है लोगों को सुनने में कि, पर सच में ये यही हेतु है, ज्यादा खट्टा खाना, तीखा भोजन, मसालेदार भोजन। तो थोड़ा थोड़ा इसको कम करवाते रहना चाहिए हम लोगों को ना। सात्विकता बढ़ाए, सात्विक डाइट, स्वभाव में सात्विकता लाए। शुंठी और नारियल पानी, नारियल खान पान में बढ़ा दीजिएगा, वो भी पित्त का शमन करवाता रहेगा। सिंपल सिंपल जो भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं ना, इसके बारे में सोचना चाहिए ज्यादा, ऐसे मेरा विचार है इसमें। मेथी, फ्लेक्स सीड्स, धनिया, लहसुन भी अच्छा है वैसे इसमें। ये शैलेंद्र जी बराबर है। अभी क्या कर सकते हैं, आजकल सारा क्या ऐसे बोला जाता है ना कि 10-11 साल में मेंस्ट्रुएशन होता है, अर्ली सारी लेट मैरिजेस, 40 की उम्र में बच्चा होता है, और 45 में ही स्टेक डाउन, बस काम खत्म। मतलब ऐसे ड्यूरेशन नजदीक नजदीक आ रहा है। मैम अगर मेंस्ट्रुएशन, 40 के बाद, मैम 40 में, बोलिए बोलिए। 40 के बाद तो मीनोपॉजल एज आ ही जाती है ना, प्री मीनोपॉज का तो पीरियड चालू हो जाता है। अब ऐसे में अगर कोई लेडीज कंसीव करती है तो वो कितना सेफ रहेगा? मैम सेफ की बात ही नहीं है ना, आजकल मैरिजेस लेट हो रही, तो अभी मेरे सामने इतने सारे 41, 40 कैरी कर रहे हैं अभी, वो उन्होंने लेट शादी की, और फिर 2-3 साल ट्रीटमेंट करनी पड़ी, फिर अभी बच्चा हो रहा है, तो वो बच्चा चाहते हैं। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि वो कमा लेंगे, मतलब इन द 50s। मुश्किल, बच्चा 10 साल का है, 8 साल का है, तो बहुत सारी मुश्किलें हाँ हैं ना। बट मैम, अभी एक पेशेंट है ना, उसको जी जी। यही प्रॉब्लम है। उसका, उसने एक बच्चा किया, अभी उसका बच्चा जो है वो 9 साल का है।
और उनका कोई मन नहीं था शादी मतलब दूसरा बच्चा करने का। फिर अचानक से होता होगा कुछ, उनको लगता होगा कि बच्चा शायद अकेलापन फील कर रहा है या कुछ उसके ऊपर एक प्रेशर रहे घर में कि कोई सब मतलब देखे किसी को, तो उनको अभी दूसरा प्लान करना है। अब हुआ क्या है कि उनका प्री मेनोपॉज हो गया चालू, और उनको पहले पीरियड्स अच्छा 5 डे तक आते थे, अभी उनको 4 डे हो गया पीरियड। और फ्लो भी उनका केवल 2 ही दिन 3 दिन ही रहता है। और 3 दिन भी ढंग से नहीं रहता, 2 दिन ढंग से रहता है, फिर 3rd डे धीरे धीरे चौथे दिन डिसअपियर हो जाता है। अब वो अच्छा कंसीव करना चाह रही है, तो कंसीव करवाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो पीरियड का जो अब ये डेज बिगड़ गए हैं, तो ये कहीं कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा मासिक टू मासिक ऐसे बढ़ने में बच्चे को? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब अभी कैरी किया है उन्होंने। नहीं, अभी कैरी नहीं किया वो, जस्ट प्लानिंग कर रहे हैं अभी वो लोग। अच्छा, तो वो मुझसे तो बहुत एक बार सारी उनको बातें थोड़ा पूछ सा रहे थे आप कि शोधन करवा देते। अच्छा मैम, शोधन इससे विरेचन नहीं करा सकते, वो पाइल्स की मरीज हैं और वो बहुत सुकुमार प्रकृति भी है ना। तो अच्छा मृदु शोधन ही करा सकते हैं, और वमन तो वो सही नहीं पाएगी। हाँ, बस्ती एक बार को हाँ, आप अगर बोले तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। उसके जरा डिटेल्स, कुछ रिपोर्ट्स कुछ है क्या, और लाइक ऐसे। नहीं, कुछ रिपोर्ट नहीं है। हाँ, इतना मैंने बस बात उसको मतलब तो पेन हो रहा है जैसे बोले ना आप। कुछ नहीं, अभी कुछ पेन वेन नहीं है, अभी कोई पेन वेन नहीं है। बस जैसे कि वो 40 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन अभी जो है उसे कंसीव करना है। तो वो ये कह रही थी कि मेरे को आप पहले जो 5 डेज देते थे, अब केवल वो अच्छे से जो आते हैं पीरियड ना, वो केवल 3 डेज आते हैं, और 4th डे स्पॉटिंग होके बंद हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, ये नहीं तो कि ये थोड़ा सा मुझे चेंज होना ही है। नहीं देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड कम आ रहा है, उससे कैंटी हो गया है तो उसका कोई नहीं। अगर वो प्रेगनेंसी रख पाती है, कंटिन्यू होती है अच्छे से ख्याल करके, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई मतलब बात ही नहीं है। और एक चीज और उनके साथ में थी कि एक चीज और कह रही थी वो कि मुझसे पूछ रही थी कि अगर बायां स्वर चल रहा हो तो लड़की होगी ना, हम बायां वो डेज वगैरह पूछ रही थी। मैंने कहा स्वर का तो मुझे नहीं पता है, आप कोशिश कर सकते हो, उन्हें लड़की चाहिए मेनली। मैंने कहा अच्छा, आप लड़की कोशिश कर चाहिए सकते हो। तो हाँ, तो करवाइए। बायां जैसे स्वर कर भी लीजिए। सारे स्टेप्स बताए गए ना गर्भधारणा के, मैं बताती हूँ एक अभी एक्सक्लूसिव कल, मतलब इसमें हम लोग बताते हैं कि जैसे मैंने एक बार वो लिया था ना, पुत्र का मिष्टी, उसी प्रकार से ये हाँ भी हाँ हम लोग चर्चा करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे हाँ लक्ष्मणारिष्ट ये वो बोला जाता है ना, तो वो सारी स्टेप्स हाँ। में बस उल्टा करना है। जैसे किया जाता है तो उसमें हमें अच्छा। लेफ्ट का उपयोग करना होगा सारा, वाम का। हाँ, और विषम वो डेट का एक जो उपयोग करें, ऐसे सारा है हाँ ना, हाँ, विषम वो डेट। सब यस यस और यस फिर यस। इस लेफ्ट पैर से ये वो सारा है ना उसमें, वो मैं हाँ हाँ मतलब हाँ उसको मैम। अच्छे से ये करेंगे, रिवीजन करेंगे उसका, अगर उनको लड़की हाँ चाहिए ना हाँ तो हाँ, ये सब तो मैंने प्रेडोमिनेंट बताया था, जो भी विषम सारा। डेट वाला बताया था, लेकिन वो बायां स्वर वाला मुझे नहीं पता था। मैंने कहा बायां स्वर होता है, ये सब मुझे नहीं पता है। मैंने कहा मैं पूछ के नहीं हो, बताऊंगी। हाँ होता है ना, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वही है सारा। करते हैं, उसको भी ट्राई करके देखेंगे। पहले उसको ना मैम एक आम पाचन दीजिएगा, आम पाचक वटी 7 दिन का, हम्म आरोग्य। हम्म। और मैम फिर ऐसा है ना, अभी उनके पीरियड खत्म हुए हैं। हाँ, तो अभी फिर अभी उनके थोड़ा पीरियड। मात्रा बस एक काम करिए ना, एक 5 दिन का चंदन बला लाक्षादी का बला का मात्रा बस्ती दे हम्म दीजिएगा। मतलब गर्भाशय का पोषण भी हो जाएगा, गर्भाशय रेडी हो जाएगा। और उनको लग रहा है हम्म। कि स्कैंटी पीरियड है, तो उनको भी थोड़ा सा लाइक मेंटली भी फल का पान स्टार्ट करिएगा। तो मतलब ऐसे करके उनको प्रेगनेंसी हो जाती तो होने दीजिएगा ऐसे। अभी स्टार्ट करिएगा आम अच्छा, तो पाचक अभी वटी। जीवन पाचन नहीं करें अपन लोग, आम पाचन करें? हाँ, अच्छा, आम पाचन शुरू करें। यस, आम पाचन शुरू कर, आरोग्यवर्धिनी आम पाचन और चंद्रप्रभा 3 दीजिएगा, बेस्ट रहेंगे अच्छा, तो ये 7 डेज के लिए? 7 डेज के लिए। ठीक है। और और फिर उसके अभी बाद मतलब 7 डेज। थोड़ा 3 दिन पाचन हो गए तो फिर बच सकते मात्रा बस्ती। अच्छा, तो मैम फिर फलगृत कब पाँच से चालू करें? 5 दिन ही मात्रा बस्ती दीजिएगा, ज्यादा भी नहीं देंगे। हम्म, ठीक है मैम। फलगृत मैम 7 डेज के बाद ही चालू करेंगे ना? फल, हाँ, फलद्रुत बस्ती के बाद देंगे तो ठीक रहेगा। बट तो वैसे मैं खुद का कोई ये नहीं है, मतलब दे सकते हैं, वैसे भी अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं पान सवेरे 10 ml उसको पान करवाइएगा, उसकी ओवरऑल गर्भाशय के लिए फर्टिलिटी बढ़ाना अच्छा रहेगा। लेकिन उसका जो वो है ना, वो वातज पित्तज प्रकृति है वो पेशेंट, हम्म। तो अच्छा तो रहेगा ये फलद्रुत उसके लिए। शुरू करिएगा, शुरू अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा ठीक है उनको मैम। टाइम लगता है ना कंसीव होने में, तो
चलता रहेगा, क्या हाँ प्रॉब्लम है। वैसे फल फ्रूट का नुकसान ठीक कुछ है। नहीं है, वैसे भी बताया गया अच्छा ही है, सभी चीजों के लिए हाँ अच्छा है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है उसके लिए अच्छा है, अगर नहीं होती है तो पेरीमेनोपॉज के लिए भी अच्छा है ना। हाँ। पर मैम हाँ, वही मैं सोच, मैं उनसे बोली, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, मतलब इतनी जनसंख्या बढ़ी जा रही है, अगर आप मैं नहीं ना करोगे वो मैंने वो मैं शेयर कर देती हूँ पूरा वो कोट है ना, जैसे तो। हाँ पुत्री प्राप्ति के लिए वाला मैं शेयर कर देती हूँ, फिर ठीक आपको उनको आप बोल सकते हैं, है ना। ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर। आज कोई बोले नहीं, संपदा जी भी नहीं बोली और शशि जी भी नहीं बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, शायद बिजी होंगे पेशेंट्स के साथ। और कुछ रहा तो डालिए गरिमा जी। क्लियर हो गया आपका पीएमएस का कुछ और डाउट्स है कुछ। जी मैम। मैम एक केस है पर शायद टाइम लगेगा, कल करें मैम, अभी पेशेंट भी है मैम। अच्छा ठीक है, फिर कल आप थोड़ा डालकर रखिएगा ग्रुप पे, फिर हम लोग कल चर्चा मैं करेंगे। डाल देंगी मैम, ग्रुप में डाल देती हूँ डिटेल्स। ठीक है, ठीक है, वो मैडम चलेगा। थैंक यू मैम। पीएमएस की ट्रीटमेंट कितने दिन तक देनी चाहिए? मैम डिपेंड अपॉन द पेशेंट, डिपेंड पेशेंट की क्रॉनिसिटी कितनी, उतने तक मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप बस्ती दे रही तो 2-3 महीने तक चलाइएगा, अच्छा रहेगा। 3 महीने कंटिन्यू अगर देते हैं तो फिर बाद में उसको मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं आएगा। और वैसे भी क्या है ना, पीएमएस में हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, तो मतलब आप शिरोधारा शिरोबस्ती वगैरह भी करवाते हो तो हो सकता है। एक तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा ना, पेशेंट को कितने रिजल्ट मिले वो भी देखना पड़ेगा। टेम्पररी रिलीफ में तो बऱ्याच वेळा हाँ, वही लिए मैंने बोला कि कम से कम 3 महीने तक आप बस्ती वगैरह पूरा करवा देते तो अच्छा रहेगा। ओके। हाँ, और उसमें शिरो का भी विचार करेगा, कोई ना कुछ नस या शिरोधारा, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोन्स भी तो इन्वॉल्व है ना। हम्म। हम्म, ठीक जी है, मैडम, ठीक, थैंक यू। ओके, फिर कल मिलते हैं। नमस्ते।